फिर हम ये एक इन्फ्लक्स देखते हैं टीटीपी के फाइटर्स का, बाजौड़ में देखते हैं, खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, सेम गुस फॉर नॉर्थ साउथ वजिस्तान के, ये एकदम से टीटीपी का इन्फ्लक्स हुआ फाइटर्स का। वो भी अफगान तालिबान ने इनको कहा कि भाई उठें यहाँ से, अब जाएँ। फिर आर्टिलरी फायर, इनके पास 122 मिलीमीटर की हवेट्ज़र भी, गन्स भी हैं। आर्टिलरी फायर उनकी हुकूमत हामिद करज़ई अशरफ गनी की कभी नहीं खोला, इन्होंने हमारे ऊपर आर्टिलरी फायर भी खोला। इसहाक डार साहब फिर यहाँ से उठे, काबुल गए 19 अप्रैल को, 1 डे ट्रिप किया, बड़ा अच्छा ट्रिप रहा उनका। उसके बाद आप आते हैं, ट्राईलैटरल समिट होता है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। ये बीजिंग में उन्होंने किया। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब दोबारा जाते हैं, एक यूपीए का एग्रीमेंट है उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे ट्रैक का, वो उन्होंने वहाँ पे उसकी MOU वगैरह साइन किया। पाकिस्तान ने अपग्रेड किया अपने चार्ज अफेयर को, निज़ामी साहब जो वहाँ पे हैं उनको एक एम्बेसडर का प्रॉपर रोल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद है आपका फैक्ट टॉक में। मेरा नाम समीहा यूसुफ है और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर। इस अगस्त 15, 2025 को अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आए हुए 4 साल पूरे हो जाते हैं और इन 4 सालों में हम अप्स एंड डाउन्स देखते हैं इनके रिलेशंस में। इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो हमें हारिस देंगे। हारिस, तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक हाई होप्स थी अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने की, कि जब वो आएंगे तो रिलेशंस जो है वो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पहले की अशरफ गनी की हुकूमत और उनके प्रेडिसेसर की वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थी, वो एंटी पाकिस्तान थी या फिर उनके अपोजिंग व्यूज़ थे। तो एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट फ्राम टाइम एंड टाइम अगेन कहते रहे कि ये चेंज हो जाएगा जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं बना जब वो आए हैं। तो ऐसा क्यों है? समिया, आपने ना बीच में ना अपने सवाल के एक बड़ा छोटी सी एक फ्रेज़ इस्तेमाल की कि एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स बड़े हाई होप्स रखे हुए थे उन्होंने, कि जो है ना ये जब अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आएगी या हुकूमत आएगी तो वो पाकिस्तान के बड़े फेवर में होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2001 से ये वॉर ऑन टेरर शुरू है और अफ़गानिस्तान में अमेरिकन अफवाज का आना और एलाइड फोर्सेस का आना और फिर तालिबान का एक अपनी इंसर्जेंसी शुरू करना 2005-06 के बाद से, और उसमें बड़ी तेज़ी लाना उसके बाद। तो यहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स या जो रिटायर्ड हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के लोग जो कॉन्फ्रेंसेस पे आते थे, या जो जर्नलिस्ट जो ये क्लेम करते हैं कि जी हम इस एरिया को स्पेशलाइज़ करते हैं और हम बहुत अच्छा समझते हैं, उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इस वजह से कि एज़ आई ऑलवेज से 90-95% पब्लिक में जब आप जाके बैठते थे, क्योंकि मैं तो इस सारे फेज़ से गुजर के आया हूँ ना, हमने तो जवानी के टाइम से ही सब कुछ देखना शुरू कर दिया 2001 में, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर इट ऑल हैपेंड। उसके बाद से हमने फिर हम प्रोफेशनल करियर में आए, तो जर्नली लोगों में ये बहस होती थी जब भी इस टॉपिक के ऊपर, और उस वक्त ताज़ा इराक़ पे भी हमला हुआ था, तो ये कहा जाता था कि जी अफ़गान तालिबान एक बहुत लेजिटिमेट जिहाद लड़ रहे हैं और बाद में जो TTP है ये जो हैं ये दहशत गर्द हैं ये पाकिस्तान में धमाके कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं ये लोग ठीक लोग नहीं हैं। उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि चलें, जो अफ़गानिस्तान में हो रहा था वो उनके जो तालिबान वहाँ पे लड़ रहे थे या उनके लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो उनका मुल्क वो जाने। यहाँ पे जो TTP है उसको हम बुरा समझें अच्छा समझें, उसको कैसे टैकल करना था वो एक अलग बहस है। बट हमने पिछली सीरीज़ ऑफ एक पॉडकास्ट की और हमने बड़ा एग्जाम्पल्स के साथ साबित किया, ऑल दो वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स रह भी गई, कि ये TTP और अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के दो रख हमेशा रहे हैं। और सिर्फ फ़र्क ये कि उनकी बंदूक का रुख काबुल की तरफ था, इनकी बंदूक का रुख यहाँ इस तरफ है। दूसरी बात ये होती है जो इस तरह की इंसर्जेंसीज़ होती हैं जो कि रिलीजियस मोटिवेटेड होती हैं, तो वो उनकी ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट होती है। तो जब मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि लोगों ने ये जो अगेन लोगों से तो कोई गिला नहीं, जो ये इंटेलिजेंसिया है हमारा, जिसमें सारे जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के लोग, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी अफ़गान तालिबान आएंगे तो बस दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। जी। और मुझे अभी भी याद है, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 2012 की बात है, ही वाज ऑन लाइव ऑन द TV एंड ही वाज लाइक सेइंग कि जी जब ये आएंगे, या मुल्ला उमर ने हमें वादा किया हुआ है कि ये TTP को पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। एंड इवन मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक 5 स्टार होटल में, मैं नाम नहीं लेता, इस्लामाबाद में लोगों को पता है कितने 5 स्टार होटल, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी एंड देयर वाज अ रिटायर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे के बड़े सीनियर ऑफिसर थे एंड ही वाज गिविंग अ लेक्चर एंड ही वाज सेइंग कि जी
बस हमारी बात हो चुकी है और जब ये आएंगे तो आप देखेंगे बस बिल्कुल अमन हो जाएगा, BLA भी ख़त्म हो जाएगी, TTP को भी सरेंडर करा दिया जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, मतलब हम तो ग्राउंड पे कुछ और देखते हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई। अब आप कहेंगे कि ये बाय पर्पस हो रही थी, बाय डिज़ाइन हो रही थी या बाय डिफ़ॉल्ट हो रही थी। अच्छा, ये मैं कहूँगा कि बाय पर्पस नहीं था। 10% शायद किसी की अपनी एक एजेंडा हो जिसको वो लेके चल रहा हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं। उस बाय डिफ़ॉल्ट की वजह यही है कि जितने ही एनालिस्ट हैं, जितने ही एक्सपर्ट्स हैं, जितने ही रिटायर्ड लोग हैं जो ये बातें करते हैं टीवी पे आके और अखबारों में और कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, इनका ग्राउंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जब आप ग्राउंड पे जाते तो आपको पता होता कि वहाँ क्या हो रहा है। आप वज़ीरिस्तान जाते तो आपको पता होता, आप बजौड़ मोमन जाते तो आपको पता होता, आप अफ़गानिस्तान जाते हमारी तरफ तो आपको पता होता कि वहाँ ये ग्राउंड पे क्या है। ये जब कल को आएंगे पावर में ये बहुत डिफरेंट चीज़ होगी। तो आप गलत चीज़ का प्रचार मत करें। गलत चीज़ का प्रचार किया गया और अगेन एज़ ऑलवेज़ इस प्लेटफॉर्म से कोई भी बात बगैर सबूत के और एग्जांपल के नहीं होगी। इन सब लोगों के आर्टिकल लिखे हुए, इन सब लोगों के टीवी अपीयरेंसेस, इन सब लोगों के यूट्यूब चैनल ये रिकॉर्ड पे पड़े हुए हैं। 5 साल 10 साल 15 साल पीछे चले जाएँ, यही लोग यही सब बातें कर रहे होते थे। आज ये लोग 360 डिग्री टर्न लेके कह रहे हैं नहीं जी ये तो गलत है अफगान तालिबान और ये तो पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये सारा कुछ। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई है हमारे इस माशरे के साथ, हमारे इस पाकिस्तान के साथ, ये इस इंटेलिजेंसिया ने की है। एंड आई से अगेन बिकॉज ऑफ द डिसकनेक्ट ऑन द ग्राउंड, ये इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट की है। कुछ लोगों ने बाय डिज़ाइन भी शायद की हो, बट ये हुआ। तो इस वजह से जब अफगान तालिबान आए हैं, अब लोगों को शौक मिला है, ख़ास तौर पे अगेन इस इंटेलिजेंसिया को, और उस इंटेलिजेंसिया की वजह से आम आवाम को भी शौक मिला है कि जी हम क्या कह रहे थे और ये हुआ अब क्या, ये तो बिल्कुल उलट हो गया। आज पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में आपकी पर डे 8-9 कैजुअल्टीज़ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन सब लोगों को मिला के ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं और क्या हो रहा है ये सबको पता है। आपने हारिस जैसे कहा कि टीटीपी जो है वो इंटेलिजेंसी ऐसे कहती है कि टीटीपी जो है वो हमें हैंड ओवर कर देंगे अफगान तालिबान जब वो इक़्तिदार में आएंगे। तो टीटीपी के अलावा और भी फैक्शंस और भी मिलिटेंट फोर्सेस है जो हमारे रिलेशंस को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। BLA हो गया और ये TTP ही हो गया और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हो गया। तो आप ये एक्सप्लेन करें कि इनका क्या रोल है इन सब कॉन्फ्लिक्ट में। अच्छा, वही मैं जो अभी आपको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की बाय द इंटेलिजेंसिया जो अगेन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट और जर्नलिस्ट और ये वो सारा कुछ, तो इन लोगों को ये चीज़ उस वक्त भी बतानी चाहिए थी आवाम को और बाद में भी बतानी चाहिए थी बिफोर द टेक ओवर ऑफ काबुल कि जी ये लोग एक हैं जी, और ये एक हो के खेल रहे हैं। वही बात है, ग्राउंड साहब का डिस्कनेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, FC के, टिल ट्यून ऑफ बहुत सारे इदारों के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें और उसके बाद यही इंटेलिजेंस यही बोल रही होती थी कि जी रॉ, NDS और CIA का एक नेक्सस है अफगानिस्तान में जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहा है और ये सब कार्रवाइयाँ करा रहा है। तो अब तो वहाँ पे ना रॉ है, अफगान तालिबान की हुकूमत है ना, तो वहाँ पे ना रॉ है, ना NDS है, ना CIA है, तो अब कौन करा रहा है। अगेन मैं समझा आपने ओरिएंटेशन को नहीं समझा ना, आपने अफगान तालिबान का या तालिबान एज अ होल के माइंडसेट को नहीं समझा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप थे TTP और हाफिज़ गुल बहादुर, तो उसके ऊपर हमने बहुत सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट किए हैं, बहुत लोगों ने देखी है, जो नहीं देखी वो जाके देख लें कि कैसे ये एक साथ होके खेलते रहे हैं। मतलब खेलने से मुराद है कि ऑपरेट करते रहे एंड अलॉन्ग विद BLA ऑल्सो। तो बलोच लिबरेशन आर्मी वो भी वहाँ पे इनके कमांडर्स वहाँ पे रहे हैं। अब बलोच लिबरेशन आर्मी की मैं आपको मिसाल देता हूँ, उनके जो मजीद ब्रिगेड है जो कि उनका सुसाइड ब्रिगेड है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ कर रहा है, चाइनीज़ के अगेंस्ट बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कराची में भी रिसेंटली उन्होंने की हैं, फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को भी यूज़ कर रहे हैं। ये माना था 2010 में। अच्छा। तो इनके कमांडर थे असलम अच्छू, उसको कहते थे, असलम बलोच नाम था, असलम अच्छू। वो इसका मास्टरमाइंड था इस ग्रुप को बनाने में और ऑपरेट कराने में और इसको सबको चलाने में। बाद में 2018 में उसकी किलिंग हुई है, हलाकत हुई है एक अटैक में ही इन आइनोमिनो हाउसिंग सोसाइटी जो है कंधार में, एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में बहुत पॉश हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, सेम इज़ द केस इन कंधार। आइनोमिनो इज़ अ वेरी पॉश सोसाइटी जो कि हामिद करज़ई के भाई ने क्यूम करज़ई ने बनाई थी। तो वो वहाँ पे रह रहा था। तो आपको ये साबित करता है कि बलोच कमांडर वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। एंड इवन नाउ अफगान तालिबान की जब हुकूमत है तो अभी एक कमांडर की हलाकत हुई है। मैं सिर्फ 1-2 नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, लिस्ट बहुत लंबी है।
तो उसकी अभी हलाकत हुई, कोही के नाम से वो अपने नॉम डी गौर से जाना जाता है। फरवरी में 2025 में, वेरी सीनियर कमांडर ऑफ BLA, ही वॉज किल्ड इन काबुल। तो ये आपको अगेन प्रूव करता है। सेम गोज़ फॉर TTP के जितने बड़े कमांडर्स हैं वो सारे वहाँ पे रह रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, TTP और अफ़गान तालिबान मिल के ये इन्होंने 20 साल जंग लड़ी। जब अफ़गान तालिबान वहाँ प्रेशर था तो ये महाजरीन थे और TTP ने अंसार बन के इनको अपने घरों में जगह दी, पाकिस्तान फ़ौज का प्रेशर लिया, अमेरिका का प्रेशर लिया और इनको जगह दी। अब रिवर्स हो गया है, अब वो लोग अंसार हैं और ये महाजरीन हैं TTP वाले, ये वहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे अफ़गान तालिबान ने इनको घर दिए हुए हैं, जगह दी हुई है, वहाँ पे इनको रखा हुआ है। एंड सेम गोज़ फॉर देयर ऑल कमांडर्स, वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। और वंस अगेन जब तक TTP की लीडरशिप सर्वाइव करेगी तब तक TTP सर्वाइव कर जाएगी। और सेम गोज़ फॉर हाफिज़ गुल बहादुर ऑल्सो, वो भी वहाँ पर रहते हैं खोस्त में। तो ये आप ये तसव्वुर करना कि अफ़गान तालिबान उनको पकड़ के आपके हवाले कर देंगे, ये तो आप अगले 1000 साल में भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो वंस अगेन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की पहले भी ज़रूरत थी, अब भी ज़रूरत है। एंड अगेन आपको माइंडसेट समझने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई वुड से अगेन, टेररिज्म एक बहुत बड़ा मसला है। अफ़गान तालिबान की जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान के साथ, उनके हालात जो एंटिसिपेट किया जा रहा था वैसे नहीं है। उसकी वजह यही है कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है और टेररिज्म को वो रोकने में नाकाम नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको बिल्कुल एक खुली छूट दी हुई है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करा। उनकी भी लिमिटेशंस हैं, एज आई सेड इन माय फ्यू लार्ज पॉडकास्ट्स आल्सो, कि उनकी लिमिटेशंस ये हैं कि अगर वो इन लोगों के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं, ये 14-15 हज़ार फाइटर हैं, अगर वो इनके डिसआर्म करने की कोशिश करते हैं या इनके कमांडर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आज 1000 से करीब भी दाइश के फाइटर्स नहीं होंगे अफ़गानिस्तान में। वो एक दर्द सर बना हुआ है अफ़गान तालिबान के लिए। इनको करेंगे, अगर ये 13-14 हज़ार फाइटर उनके अगेंस्ट चले गए अफ़गान तालिबान की हुकूमत के, तो वो इनको संभालेंगे कैसे? ठीक है, तो वो इसलिए पाकिस्तान को भी बार बार कहते हैं उनकी भी लिमिटेशंस है, वो आई एग्री, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी लिमिटेशंस को भी समझना चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। बट वंस अगेन वो एक बहाना आपको देते हैं कि जी पश्तून वली है, ये हमारे हुजरे में आके, जिस तरह पश्तूनों में आप हुजरे में पनाह ले लेते हैं तो आपको पनाह देनी पड़ती है। एग्रीड, यहाँ से भागे पाकिस्तान की दुश्मनी से, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पनाह ले ली लोया पख्तिया में, कोई बात नहीं आपके, लेकिन आपके हुजरे से अब वो मेरे पे फायर नहीं कर सकता। आप इनको रोकें, वो इनको रोकते नहीं हैं। तो एक बड़ा एक मिक्स है। और वंस अगेन स्टिल आई वुड से कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का हमें की मुराद ये कि जो इंटेलिजेंसिया है उसको अभी भी ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना अदराक नहीं है और अभी भी इसको बहुत ईजी ले रहे हैं। बट आपका खैबर पख्तूनख्वा के उस पर 32 डिस्ट्रिक्ट में से 11 में बहुत सवेर किस्म की प्रेजेंस है TTP की, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की। और आपके बलूचिस्तान में सेम गोज़ फॉर जो बलोच एरिया है, ऑलमोस्ट 60-70% BLA की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। एंड अगेन देयर कमांडर्स आर ऑपरेटिंग फ्राम अफ़गानिस्तान। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अफ़गान तालिबान के पास यही एक बारगेनिंग चिप है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो इसको भी सरेंडर नहीं करेंगे, वो भी इसको अपने पास रखेंगे ताकि पाकिस्तान के साथ अपनी गिव एंड टेक में उनको फ़ायदा होता रहे। अच्छा हारिस, जब हम अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन डिस्कस करते हैं तो हम यूजली डिप्लोमेटिक और बायलैटरल रिलेशंस डिस्कस करते हैं। तो हम जब से अफ़गान तालिबान पावर में आए हैं तो हमारा ट्रेड बॉर्डर स्कर्मिशेस की वजह से ट्रेड भी अफेक्ट हुई हुई है। तो आप हमें इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बताएं कि इन 4 सालों में हमारा इकोनॉमिक रिलेशन कैसा रहा और अब कैसा है? अच्छा, ये देखिए ना, जंग होती रहती है, मसाइल मुल्कों के दरमियान होते रहते हैं, बट मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए, आप ट्रेड करते रहें, आप कारोबार करते रहें। आज हिंदुस्तान हमारे साथ क्रिकेट भी खेलने को राज़ी नहीं है, तो ये नुकसान किसका है? दोनों मुल्कों का है ना, अपना भी कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। सेम गोज़ फॉर अफ़गानिस्तान ऑल्सो। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। अमेरिका का सबसे बड़ा जो फ़ौज का नुकसान हुआ ना, वो अफ़गानिस्तान में नहीं हुआ, वियतनाम में हुआ है। 30,000 फ़ौजी उसके वहाँ मरे हैं 7-8 साल की लड़ाई के अंदर। बट आज वियतनाम का और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है ना, वो $125 बिलियन प्लस का है इस वक्त। जी। तो आपके जो भी हालात रहे, आप अपनी ट्रेड को ठीक रखें। अच्छा, हमारे जो ट्रेड था बायलैटरल ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ इन 2015-16 एंड ऑनवर्ड्स, ये तकरीबन $2.7 बिलियन प्लस का था। और इसमें पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 1.8-1.9 बिलियन डॉलर की यहाँ से एक्सपोर्ट्स थी। बट हमने किया क्या? जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो वहाँ पे पाकिस्तान में कोई धमाके, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी। पाकिस्तान यहाँ से ट्रेड बॉर्डर्स को बंद कर लेता था, सबसे पहले चमन को और तोरखम को, जो मेन बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। उससे नुकसान क्या होता था? ट्रेडर स्टक रहते थे, फंसे रहते थे, वो जा नहीं सकते थे, उनका कारोबार ख़राब होना शुरू हो गया। एंड आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान ने ट्रेड को शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स ईरान।
तो ईरान बाय 2019-20 ईरान के साथ अफ़गानिस्तान की $3 बिलियन प्लस की ट्रेड हो रही थी और आपके साथ $1 बिलियन से भी नीचे आ चुके थे। तो आपने ये अगेन मैं पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि हमारी गलती है कि हम बार बार ये जो ट्रेड रूट को बंद करना, लड़ाई चल रही है, टेररिज्म चल रही है और ये नहीं होना चाहिए। अफ़गान तालिबान के आने के बाद ये हुआ है कि हमारी ट्रेड थोड़ी स्टेडी रही है जी। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आए। मिसाल के तौर पे 2021 में उनकी गवर्नमेंट आई है तो 2021 में से 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज़ $1.66 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हुई जिसमें अगेन पाकिस्तान का अपर हैंड है, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं। 2022-2023 में $1.84 बिलियन हुआ बड़ा, अगेन 23-24 में 1.6 अगेन रहा और 24-25 जो साल चला उसमें तकरीबन $2 बिलियन की ट्रेड हुई। अभी 25 का साल से हम जून जुलाई से आगे चलें तो ऑलमोस्ट अगेन एक बहुत अच्छा स्पाइक आया हुआ है, एक बहुत अच्छा पीक चल रहा है। इसमें आपने एक दो चीज़ें समझनी है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट होता है APTTA जिसको कहते हैं, दैट वाज वी साइंड इट इन 1965 और वो टिल 2010 तक चलता रहा। अब उसमें ये था कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो भी हुकूमत है, वो पाकिस्तान की पोर्ट को यानी कराची में जो कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है और अब गवादर भी आ गई, इसको ये यूज़ कर सकते हैं और इनका सामान जो भी इंपोर्ट से मंगवा रहे हैं यहाँ से आएंगे। और पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट के नीचे 1965 के बाद ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री अफ़गानिस्तान को छूट दी हुई थी। अच्छा। तो होता ये तो मिसाल के तौर पे कि अफ़गानिस्तान में अगर 1000 शैम्पू चाहिए उनको तो वो मंगाते थे 2000 शैम्पू। तो जब ये सामान चला जाता था अफ़गानिस्तान तो वो जो बकाया 1000 शैम्पू होते थे ना, क्योंकि यहाँ से ड्यूटी फ्री जा रहे हैं, टैक्स फॉर्म इस तरह को कुछ ले नहीं ख़ास, वो 1000 शैम्पू रिवर्स होके पाकिस्तान में स्मगल होके आ जाते थे। तो आपके पास पेशावर में कारखानों मार्केट होती थी मशहूर। अच्छा। आपकी उम्र तो खैर छोटी है, हमें तो अभी भी याद है कि लोग कारखानों मार्केट शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते थे, शैम्पू, साबुन, चॉकलेट्स और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का सामान, ये सब सेम गोज़ फॉर इन कोयटा मार्केट्स के अंदर ये आपको मिल रहा होता था। तो ये रिवर्स होकर स्मगल होकर आता था। तो बाद में जब अमेरिका यहाँ पे आया तो उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा कि आपको इस बारे में बात करना चाहिए। रिचर्ड हॉलब्रूक जो उस वक्त स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान थे, अफपाक रीजन के, वो आए और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का APTTA एक दोबारा से रिवाइज़ हुआ 2010 में और इम्प्लीमेंट हुआ 2011 में। उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो स्मगलिंग को रोकने में बहुत, जितना सामान आपने मंगाना है वही आएगा। सेकेंडली पाकिस्तान ने टैक्स लगाया इन चीज़ों के ऊपर, यहाँ से अब आप ट्रांजिट का आपको टैक्स देना पड़ेगा। थर्डली उनको ये छूट दी गई कि आप अब वाघा बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो, उनका ट्रक सामान लेके आएँ, वाघा में ड्रॉप करें और वापस चले जाएँ। तो इंडिया का एक्सेस उनको दिया गया। एंड सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान को 1965 से 2010 तक हमें इजाज़त नहीं थी कि हम अफ़गानिस्तान का ट्रांजिट इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया में अपना सामान भेजें। उसके बाद हमें इजाज़त मिल गई कि हमारे भी ट्रक्स जाने शुरू हो गए और हमारा सामान यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर तोरखम से जा रहा है तो शेर खान बंदर ड्राई पोर्ट है कुंदूज प्रोविंस में, देन देयर इज़ अ पोर्ट इन हैरतान जो कि उज़्बेकिस्तान के लिए है, देन देयर इज़ इन फ़ारियाब वहाँ पे तोरगुंडी के नाम से, देन अकीना जो है वहाँ पे हेरात में, देन इन इस्लाम किला अगेन हेरात में जो कि वो तुर्कमेनिस्तान के लिए थी, ये इस्लाम किला जो है ये हेरात से आप क्रॉस करते हैं तो ईरान के लिए। अच्छा। ज़रंज निमरोज़ प्रोविंस में अगेन इन आप जाते हैं ईरान के लिए। तो ये हमारे लिए खुल गई। तो हमारा सामान जब चमन से और तोरखम से जाता था तो इन रूट से सेंट्रल एशिया में और स्टेट्स में और ईरान में भी जाना शुरू हो गया, तो हमें भी ये फ़ायदा हुआ। बट उसके बाद हुआ क्या कि आपको मज़ीद बॉर्डर खोलने पड़े। उसके बाद आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी ट्रेड एग्रीमेंट के नीचे, पहले तो तोरखम और चमन चल रहा था, फिर आपने ग़ुलाम खान खोला नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, आपने अंगूर अड्डा खोला साउथ वज़ीरिस्तान में तो ये आपने और आपने खरलाची का बॉर्डर खोला कुरम एजेंसी में जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपने और रूट्स खोल दिए और सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट आपका लगता है कराची से अगर आप आते हैं तो आप ग़ुलाम खान से नॉर्थ वज़ीरिस्तान एंड काबुल, ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। तो आपने उससे आपका ट्रेड अच्छा भी हुआ। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि 2010 के बाद आपका ट्रेड बहुत ऊपर गया है, आपका $2.73 बिलियन तक 2014-15 में चल रहा था। अच्छा। तो ये सब अच्छा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा। उसके बाद एज आई सेड कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के आने के बाद अगेन स्मगलिंग का प्रॉब्लम आया है। अच्छा। तो 2022-2023 में पाकिस्तान ने एक टैक्स लेवी लगाई 10% की ट्रांजिट के ऊपर। अगेन उस पर अफ़गान तालिबान बहुत नाराज़ हुए कि आप ये क्या कर रहे हैं
और सेकेंडली ये हुआ कि पाकिस्तान ने ट्रेड जारी रखी इनके साथ। हारिस, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं आप ट्रेड ही एक्सप्लेन करें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2021, 2022 और 2023 का जैसे आपने ट्रेड बोला, तो अफ़गानिस्तान से मेनली हमारी ट्रेड किन आइटम्स पर हो रही है, और सिंस अफ़गानिस्तान में तो ऐसा बैंकिंग चैनल है ही नहीं, तो मतलब हाउ आर वी डीलिंग विद दैट करेंट? अच्छा, बैंकिंग चैनल का तो ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अफ़गानिस्तान का बैंकिंग चैनल और उनकी गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एक अभी रशिया ने की है, तो उनका बैंकिंग चैनल अभी कनेक्टेड ही नहीं है विद द वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम। तो बहुत सारा ओपन मार्केट से डॉलर उठाया जाता है और इनको पेमेंट्स की जाती हैं, और कभी कभी पाकिस्तानी रुपीज़ में भी की जाती है। इसी वजह से आपने देखा जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई तो डॉलर एकदम से चढ़ के 340 पे भी चला गया था, मुझे तो वो वक्त भी याद है। और वो ये था कि $5 मिलियन यानी 50 लाख डॉलर पाकिस्तानी मार्केट से रोज़ाना स्मगल हो रहा था अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे डॉलर चाहिए था, यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ से कमा के 11-12 रुपया $1 पे वहाँ पे आप कमा के फिर वो पैसा वापस लेके आ रहे थे। अच्छा। उस पर क्रैकडाउन पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त की है, इसमें कोई शक नहीं। और डॉलर आप देखें, ये जो गवर्नमेंट चल रही है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ पे क्रेडिट देने चाहिए डॉलर देखें स्टेबल रखा है 279, 80, 81, 82, इसके बीच में हवर करता रहता है, एक साल से ऊपर हो गया। तो जो आपने कहा है कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा, हम अफ़गानिस्तान से 2022 और 2023 में कोयला बहुत ज़्यादा हमने मंगवाया है। और आपका अभी देखें हब पावर प्लांट है जो कि लसबेला में है बलूचिस्तान में, ऑलमोस्ट 1400 मेगावाट का है, वो इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान का कोयला। साहिवाल में आपका पावर प्लांट लगा हुआ है कोल का, वो इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान का कोयला। लकी सीमेंट फैक्ट्री जो कि लकी मरवत में है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ौजी फर्टिलाइज़र, फ़ौजी सीमेंट वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चराट सीमेंट फैक्ट्री अगेन इन माई होम टाउन इन नौशहरा वो लोग अफ़गानिस्तान का कोयला बहुत इस्तेमाल करें। तो सेम ये या तो पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट्स करते हैं या डॉलर्स में उठा के उनको पेमेंट करते हैं। अब ये हुआ है कि APTTA के जिस तरह मैंने आपको मसाइल बताए, लिमिटेशंस बताई हैं, पाकिस्तान ने बाद में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया ताकि स्मगलिंग ना हो। अफ़गान तालिबान को बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ था कि जी हमारे ट्रक जब वाघा जाते हैं तो वापसी पे हिंदुस्तान का सामान नहीं लेके आ सकते। अच्छा। वो वहाँ से पाकिस्तान का सामान लोड करके वापस लाना है, क्योंकि हिंदुस्तान का सामान इस वजह से नहीं लेके पाकिस्तान ने इजाज़त दी कि फिर हिंदुस्तान का सामान जब ट्रक में लोड होगा वाघा से, तो जब ये अटारी से, तो ये जब लेके आएंगे टुवर्ड्स तुरखम, तो ये फिर अगेन रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट हो, एक और ब्लैक मार्केट इंडियन सामान की यहाँ शुरू हो जाएगी। अच्छा। उस पर हमारा और अफ़गान तालिबान का अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो रहा, बट अभी 2025 में एक हमारा एक अच्छा इनके साथ बातचीत होगी है, और उसके ऊपर ये हुआ कि अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम कहते हैं इसको, और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ अभी हम जा रहे हैं, अभी तक ऐसा साइन नहीं हुआ। अच्छा। उसमें 1 साल के लिए अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम हुआ है। 4 आइटम्स पाकिस्तान के, यानी सेब यहाँ से जा रहा है, आलू यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आम जा रहे हैं। ये इन पे 60% टैरिफ लगाया था अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट ने, तो वो नीचे ला के 27% पे ले आए हैं। सेम गोज़ फॉर अफ़गानिस्तान से कंधार का अनार बहुत मशहूर है। अच्छा। वो लोगों ने खाया होगा, उनको पता होगा कंधार का अनार, और 3 इस तरह के और किस्म के आइटम जो अफ़गानिस्तान से 4 आइटम यानी आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, हमने भी उन पे 60% से टैरिफ कम करके 27% कर ली। तो एक अच्छा एक स्टार्ट है अगेन इन 2025। तो ये ट्रेड का ओवरऑल सिचुएशन है। ट्रेड बेहतरीन अभी तक चल रही है, थोड़ा अप्स एंड डाउन आए, बट अब $2 बिलियन को हम दोबारा टच कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी अच्छा होगा। अच्छा हारिस, आपने मल्टीपल वेरिएबल्स बताए हमारे अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में, जिसमें मिलिटेंट ग्रुप्स आते हैं, जिसमें इकोनॉमी आती है, जिसमें डिप्लोमेसी आती है, तो हमें किन वेरिएबल्स से अफ़गानिस्तान के रिलेशंस को देखना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़े लोग करते हैं, क्योंकि आज तक ना लोगों को अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप की समझ नहीं आती, वो कभी किस एंगल से इसको पकड़ते हैं, कभी किस एंगल से। आपको 3 वेरिएबल्स हैं बहुत सिंपल। सिंस 1979 जब रशियंस ने इन्वेजन की थी अफ़गानिस्तान, उस दिन से लेके आज तक 2025 अगस्त में जब हम बैठे हुए हैं, रेफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम, बॉर्डर का प्रॉब्लम, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का प्रॉब्लम, ये 3 चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो आपको अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशनशिप या इसके इर्द गिर्द आपने चला के अपनी पॉलिसी को बनाना, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा। तो पहली बात है कि अगर आप आते हैं बॉर्डर के ऊपर, वो लोग कहते हैं जी ये ड्यूरेंट लाइन है, हम इसको नहीं मानते, ना वो लोग मानते हैं, अशरफ गनी की गवर्नमेंट मानती थी, ना हामिद करज़ई की, क्योंकि सब पश्तून नेशनलिस्ट हैं। सेम गोज़ फॉर अफ़गान तालिबान, दे आर आल्सो पश्तून नेशनलिस्ट। तो वो भी कहते हैं कि अटक तक हमारे एरिया, वो भी पाकिस्तान की फेंसिंग उन्होंने उखाड़ी है। अच्छा। अपनी हुकूमत में आके लेट 2021 में, 2022 अर्ली में, बट फिर उनको समझाया गया तो वो मान गए। वो इसको अभी भी ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ड्यूरेंट करखा,
जी। पश्तो में कहते हैं, हम इसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। तो इट इज़ अराउंड 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। बट इसके ऊपर हमारे बॉर्डर स्केर्मिशेस, अब देखें अफ़गान तालिबान के लोग कहते हैं ना हुकूमत आएगी बड़ा अच्छा हो जाएगा, इतने अशरफ गनी के साथ हमारे मसले नहीं है हामिद करज़ई के साथ बॉर्डर के ऊपर जितने इनके साथ हुए। जी। आप ये देखें 2021 में हमारा एक इंसिडेंट हुआ लेट बॉर्डर के ऊपर, 2022 में 5 इंसिडेंट हुए इनके साथ बॉर्डर के ऊपर, 2023 में 1 हुआ, 2024 में फिर 3 हुए, 2025 में फिर 4 हो गए। अच्छा। इसमें ये बार बार बॉर्डर के ऊपर कि जी ये इलाका हमारा, आप ये पोस्ट क्यों बना रहे हैं, आप अपनी पोस्ट बनाए। कभी हमने उनकी पोस्ट पे एतराज़ किया। और आर्टिलरी फायर, इनके पास 122 मिलीमीटर की हवेट्ज़र्स भी, गन्स भी हैं। आर्टिलरी फायर उनकी हुकूमत ने हामिद करज़ई अशरफ गनी की कभी नहीं खोला, इन्होंने हमारे ऊपर आर्टिलरी फायर भी खोला कि जी हम आपके आर्टिलरी भी फायर करेंगे, आप क्यों ये हमारे साथ मतलब वो लड़ाई करने के मूड में हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्ड कोर और ज़्यादा हार्ड नट साबित हुए हैं पिछली 2 जो नेशनलिस्ट, पश्तून नेशनलिस्ट प्रॉपर गवर्नमेंट्स थी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी उनसे। इन्होंने इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बॉर्डर के ऊपर। स्टिल ये खामोश हैं, बट स्टिल अगर आप इनसे आप जा के, हमारी तो बातचीत होती रहती है, पहले भी होती रहती थी, ये अभी भी इसको नहीं मानते हैं। कहते हैं जब वक्त आएगा हम ये बॉर्डर नहीं मानेंगे। तो चलें, ये वाला सब्जेक्ट अभी आपने थोड़ा सा काम डाउन करके रखा हुआ है, इसके ऊपर अभी इतना कुछ नहीं हो रहा। 2025 में थोड़ा बहुत हुआ, बट अभी है। हमने एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान ने 2022 में इनके हाइड आउट्स के ऊपर, टीटीपी के खोस में एंड पक्तिका में, एंड अगेन 2024 में भी की। अब स्ट्राइक्स तो उनके ऊपर हुई हैं, मिलिटेंट्स के ऊपर जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उल्टा इन्होंने बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लड़ना शुरू कर दिया कि जी आपने हमारे मुल्क पे सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया। और हालांकि इनके डिप्टी आर्मी चीफ हैं हाजी माली खान, वो ऑन वीडियो रिकॉर्ड है कि वो गए हैं और उनको एड्रेस कर रहे हैं जो टीटीपी की फैमिलीज़ हैं कि जी आपने नहीं जाना, आप हमारे मेहमान, आप यहीं पर हैं। अच्छा। तो ये तो हो गया आपका एक बॉर्डर का। रेफ्यूजीज़ का मसला जो है ना, ये देखिए बहुत डे वन से चलता आ रहा है। अब मैं 2021 की आपको कहता है, ऑलमोस्ट देयर वर 4 मिलियन 40 लाख रेफ्यूजीज़ इनके यहाँ पे रह रहे हैं, एंड दे आर इन खैबर पख्तूनख्वा एंड अलॉन्ग इन बलूचिस्तान ऑल्सो। बाय 2023 3.7 मिलियन रह रहे थे यहाँ पे, और 6 लाख एडिशनल आए हैं जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, उनके डर से कि अभी हमें मार देंगे, क्योंकि वो अलैंड थे अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ, तो वो भाग के इधर आ गए। अच्छा। इनको इशू किए गए थे, अनडॉक्यूमेंटेड थे, रह रहे थे। दूसरे इनके पास अफ़गान POR कार्ड्स वाले थे, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स जो होते हैं। एंड देन पाकिस्तान ने 2017 के बाद इशू किए ACC कार्ड्स, अफ़गान सिटीजनशिप कार्ड्स। तो अब पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम है, अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम है, उसको कहते हैं इलीगल फॉरेन रिपैट्रिएशन प्रोग्राम। तो उसके नीचे पाकिस्तान ने कहा कि अब इलीगल लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में इन लोगों को पुश करना शुरू किया अनडॉक्यूमेंटेड अफगान को, सेकंड फेज़ में अफ़गान POR कार्ड्स वालों को, और थर्ड फेज़ में अब अफ़गान सिटीजनशिप कार्ड वालों को पुश करना शुरू कर दी कि आप लोग वापस जाएँ यहाँ से, बस आप लोगों ने और यहाँ पे नहीं रहना। अब क्योंकि पाकिस्तान ने इसको भी एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि TTP को रीन इन करें, इनको रोके, मिलिटेंट्स को, हाफिज़ गुल बहादुर को। जब वो नहीं कर रहे थे, फिर पाकिस्तान ने ये वाला टैक्टिक इस्तेमाल करना शुरू किया कि हम रेफ्यूजीज़ को पुश करते हैं वापस, देखते हैं कि इससे अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट कुछ लेवरेज देती है हमें कि नहीं देती इसके ऊपर। बट उन्होंने फिर भी नहीं दिया। तो ये रेफ्यूजीज़ जा रहे हैं वापस, और अब तक 14 लाख वापस जा चुके हैं। और अभी तो बैन भी लग गया हफ्ता पहले, पिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, यहाँ पे कोई भी अफ़गान रेफ्यूजी नहीं रह सकता। POR कार्ड हो, ACC कार्ड हो या अनडॉक्यूमेंटेड हो। इसी तरह फ़ेज़ वाइज अब सब पे यही पाबंदियाँ लगती जाएंगी और इनको यहाँ से पुश बैक किया जाएगा। तो ये आपका दूसरा आ गया जो रेफ्यूजीज़ का मामला। थर्ड, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो हमने डिस्कस कर लिया कि TTP है, BLA है, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, आप इनको रोकें। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 वेरिएबल को अगर आप अच्छा मैनेज करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप या एक मैनेजेबल रिलेशनशिप अफ़गानिस्तान के साथ रह सकते हैं। बट अगर आप और चीज़ों को पकड़ेंगे, लोग एक फॉरेन पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है सॉफ्ट पावर जी। तो अफ़गानिस्तान में अभी आप सॉफ्ट पावर तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। सॉफ्ट पावर में म्यूज़िक आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, फिल्म इंडस्ट्री आता है, ड्रामा आता है, स्पोर्ट्स आता है। तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट तो इतनी हार्ड कोर इस्लामिक कुछ उस चीज़ों को लेके चल रही है कि वो ना म्यूज़िक मानते हैं, ना आर्ट मानते हैं, ना कल्चर मानते हैं, वो ना ड्रामा मानते हैं, वो ना स्पोर्ट्स को इस तरह से कोई रुझान है, क्रिकेट है, किसी चीज़ को और सपोर्ट नहीं करे। तो आप सॉफ्ट पावर
किन वेरिएबल्स पे उनके साथ बात करेंगे। जी। सॉफ्ट पावर तो ख़त्म है अफगानिस्तान के अंदर, तो अब ये हार्ड पावर है, तो हार्ड पावर में यही 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास। अच्छा हारिस, हम अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस में एक नया फेज़ देखते हैं जिसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जो है उन्होंने विज़िट किया, तो इससे जो है वो हमारे रिलेशंस में थोड़ा सा क्या इम्प्रूवमेंट आई है मिलिटेंसी के और इकोनॉमी के इन सारे एस्पेक्ट में, एंड वेयर इज़ इट गोइंग? जी समीहा, देखें चाइनीज़ ना बहुत कंसर्न है सारी चीज़ के बारे में। अलॉन्ग विद द BLA, अलॉन्ग विद द TTP, उन पे एक अटैक भी हुआ यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में डैम पे। वो क्लेम भी किसी ने नहीं किया, बट यहाँ BLA ऑपरेटिव भी नहीं है, तो सारा जो पॉइंटिंग फिंगर था वो टू CDP था। बलूचिस्तान में तो वो क्लेम करते रहते हैं BLA वाले। तो चाइनीज़ बड़े कंसर्न हैं इस चीज़ में। चाइनीज़ चाह रहे हैं कि हम CPEC को एक्सटेंड भी करें, हम बहुत सुनते हैं। और जो इसमें मेन प्रोजेक्ट है ना CPEC का, वो भी ज़रा सुन लें। 6 लेन मोटरवे है फ्रॉम पेशावर टू काबुल, फ्रॉम काबुल टू कंदाहार, कंदाहार टू कोयटा एंड कोयटा टू पेशावर। अलॉन्ग विद दिस 6 लेन मोटरवे आपका रेलवे ट्रैक है। और CPEC में कुनड़ रिवर के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा बात होती है, कुनड़ रिवर बेसिकली चतराल से ओरिजिनेट होता है, देन कुनड़, एंड देन ये जाके मिलता है निंगरहार में काबुल के साथ, जो फिर ट्रैवल करता है पाकिस्तान में। और आपको मज़े की बात बताऊँ, काबुल रिवर पाकिस्तान का 17% वाटर कंजम्पशन या हमें जो इस्तेमाल में है सर्दियों में वो पूरा करते हैं। तो कुनड़ रिवर पे 10,000 मेगावाट का डैम भी बनाना है इन्होंने, जिसमें 5,000 अफगानिस्तान इस्तेमाल करेगा, 5,000 पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करें CPEC को वहाँ पे भी। उन्होंने पुश किया कि जी आप बातचीत करें आपस में, क्योंकि बिल्कुल ड्रॉ डाउन हो चुके थे बॉर्डर स्किर्मिशेस, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए 2023 हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ हालात बहुत ख़राब थे। तो उनकी बैक डोर डिप्लोमेसी की वजह से इसहाक डार साहब फिर यहाँ से उठे, काबुल गए 19 अप्रैल को, 1 डे ट्रिप किया, बड़ा अच्छा ट्रिप रहा उनका। उसके बाद आप आते हैं ट्राइलैटरल समिट होता है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। ये बीजिंग में उन्होंने किया। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब दोबारा जाते हैं, एक UPA का एग्रीमेंट है उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे ट्रैक का, वो उन्होंने वहाँ पे उसकी MOU वगैरह साइन किया। एंड अगेन इन मई 2025 पाकिस्तान ने अपग्रेड किया अपने 4G अफेयर को। निज़ामी साहब जो वहाँ पे हैं उनको एक एम्बेसडर का प्रॉपर रोल दिया गया, एंड सेम गोज़ फॉर अफगान तालिबान ने एम्बेसडर का प्रॉपर रोल दिया यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो उनके वहाँ पे एम्बेसडर अब बैठे हुए हैं। और अब ट्राइलैटरल समिट हुआ है अगेन, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, और तीनों के फॉरेन मिनिस्टर्स रिसेंटली काबुल में भी मिले हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है, बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। इस साल अप्रैल के बाद आप देखते हैं कि कुछ 30% हमारा जो टेररिज्म का ग्राफ है वो नीचे आया है, इन BLA के अटैक्स में, इन TTP के अटैक्स में भी। उसकी वजह से ये कि अफगान तालिबान ने इनको बड़ा रोका है, रीन की है TTP की लीडरशिप को। और आपको सरप्राइजिंगली ये बताऊं, पिछले 4 महीनों में आपके सिर्फ 3 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं नॉर्थ वजिस्तान में, दैट्स इट। अच्छा। तो जो मेन ये आपको मैं रेवलेशन दे दूं कि उनको सख्ती से मना किया गया अफगान तालिबान की तरफ से कि जी आपने शॉक एंड आवा अटैक्स जो होते हैं ना, कि आप VBID सेंड करते हैं, 7 सुसाइडर्स को फेंकते हैं, एक शॉक वेव आती है, और अटैक जो होता है बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हुआ क्या, वो अटैक्स बंद हुए। 4 महीने में आप देखें ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा। फिर हम ये एक इन्फ्लक्स देखते हैं TTP के फाइटर्स का, बाजौड़ में देखते हैं, खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, सेम गोज़ फॉर नॉर्थ और साउथ वजिस्तान के, जी एकदम से TTP का इन्फ्लक्स हुआ फाइटर्स का। वो भी अफगान तालिबान ने इनको कहा कि भाई उठें यहाँ से, अब जाएँ फिर यहाँ पे आपने अगर रिकूप करना है, रीग्रुप करना है, ये तो अफगान तालिबान ने काफ़ी चीज़ें ठीक की हैं। ये जो अभी मैंने एक प्रोसेस बताया, इसहाक डार साहब 2-3 दफ़ा गए हैं, ट्रायलैटरल समिट्स हो रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों को ना वर्ल्ड पावर्स को अच्छा भी नहीं लगा। इन अगस्त अमीर खान मुत्तकी ने एक रेसिप्रोकल, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान, उन्होंने रेसिप्रोकल विज़िट करना था यहाँ पे, बट आपको पता है अफगान तालिबान की जितनी भी लीडरशिप है वो अंडर यूनाइटेड नेशन ट्रैवल सेंशन है। तो उन्होंने जब ट्रैवल सेंशन के लिए अप्लाई किया कि आप हमें लेवरेज दें ताकि हम विज़िट पर जाएँ, तो उनको नहीं दिया गया, अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बाद में पता लगा डिप्लोमेटिक सोर्सेज से हमें कि अमेरिका नहीं चाहता कि जी अमीर खान मुत्तकी काबुल। क्यों अमेरिका क्यों नहीं चाह रहा कि ये प्रोसेस चले? क्योंकि ये चाइनीज़ ओन्ड प्रोसेस है। चाइना चाह रहा है कि मेरे नेबर्स में हालात ठीक हो जाएं, रशिया के साथ उसके हालात ठीक हैं, पाकिस्तान के साथ उसके हालात ठीक हैं, तो ये एक मिसिंग लिंक है। इसके साथ अफगानिस्तान के साथ हालात ठीक हों तो ईरान के साथ चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब बड़ी जो पावर्स हैं वो अपनी भी गेम्स खेल रही होती है, तो वो इसको किसी तरीके से कट डाउन भी करेंगी। एंड अगेन
अमेरिका जो अभी बड़ा क्लोज आया, हम लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया, इंडिया साइड पे गया तो पाकिस्तान ने बाय कर लिया, टाइम को आ गया। बट एक फैक्टर ये भी है अच्छा। कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आप जा रहे हैं और इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में खेल रहे हैं और एक वो बना रहे हैं, तो अमेरिकन को लगा कि पाकिस्तान को हमें जाने नहीं देना चाहिए। दैट इज़ वाई दे हैव डन अ वेरी गुड डील्स विद अस ऑन ऑयल एंड दे आर कमिंग इन टू बलोचिस्तान ऑल्सो। और बलोचिस्तान में आने से पहले अमेरिकन ने BLA को, ख़ासतौर पर मजीद ब्रिगेड को सैंक्शन लिस्ट में भी डाल दिया सब कुछ। तो एक अच्छा स्टार्ट है अभी अफ़गानिस्तान के साथ, होपफुल रहना चाहिए। मैंने आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात की, वो भी शायद हो जाए अभी कुछ अरसे में आगे, और चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी। और टेररिज्म का इशू है, बट अगेन अफ़गान तालिबान भी फुली इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे चीज़ों को, ये भी एक बारगेनिंग चिप है उनकी। बट ये टोटल रहा है पिछले 4 साल में हमारे ताल्लुकात, ट्रेड के लिहाज से, टेररिज्म के लिहाज से, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो हमारे लोगों ने की है, एंड लास्टली अभी जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस, आपने एक इंसाइटफुल डिस्कशन से हमें बताया। हमने आज के एपिसोड में डिस्कस किया अफ़गान, तालिबान और पाकिस्तान का रिलेशन आज कहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसमें हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रेफ्यूजीज़ इन्फ्लक्स और टेररिज्म इन जनरल। तो अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।